नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और 3 का तर्कश में आज डिबेट की शुरुआत हम उस बड़ी खबर से कर रहे हैं जो भारत की परमाणु नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में दिखाई दे रही है। 3 के तर्कश में आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए, दुनिया के देशों में हथियारों को लेकर, रणनीतिक स्ट्रैटेजी को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर रिपोर्ट जारी करने वाली विदेशी संस्था सिप्री ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत ने कम से कम 12 परमाणु हथियार लाइव तैनात कर दिए हैं। क्या हुआ इसका मतलब? कि भारतीय युद्धपोत या पनडुब्बी या फिर दूसरे हथियारों में जो परमाणु हथियार मौजूद रहते हैं, अब वो हमेशा तैनात रहेंगे, ऑपरेशनल मोड में रहेंगे। ऐसा बाहरी खतरों को देखते हुए किया गया है। यानी अगर कोई देश भारत के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो भारत तत्काल परमाणु हमला कर देगा। यह भारत की पुरानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से बिल्कुल अलग है। हालांकि भारत की नीति अभी पुरानी है, यानी नो फर्स्ट यूज, एनएफसी जिसे कहा जाता है। भारत पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारी धरती पर ऐसा कोई हमला होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। पहले भारत अपने परमाणु वॉरहेड और मिसाइल जैसे डिलीवरी सिस्टम को अलग अलग रखता था, लेकिन यह पहली बार है जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने परमाणु वॉरहेड तैनात किए हैं। पिछले सभी रिपोर्ट्स में भारत के परमाणु हथियारों को स्टॉक पाइल के तौर पर दिखाया जाता था, ना कि ऑपरेशनल तैनाती की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ी खबर है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई, जहां पर न्यूक्लियर रेडीनेस का एक बड़ा मैसेज भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को दिया है बल्कि पूरी दुनिया को दिया है कि अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए, अपनी एटमी ताकत के लिए हम तैयार हैं। 1998 के बाद ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है भारत के न्यूक्लियर परमाणु प्रोग्राम में। हालांकि एनएफसी यानी नो फर्स्ट यूज नीति बरकरार है कि भारत पहले कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को, हमारे बॉर्डर्स को, हमारी जमीन पर अगर अटैक हुआ तो भारत उसका जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। तो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की कैटेगरी में हथियारों को लेकर ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि एक इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये जानकारी है, लेकिन इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल AK सिवाच साहब आ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मेजर नदीम भी जुड़ गए। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मेजर जनरल AK सिवाच आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। सर, इस खबर के क्या मायने हैं आपके लिए एज ए डिफेंस एक्सपर्ट? कितना बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है ये? हाँ, बिल्कुल। देखो मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया जो कि ये सच्चाई है। भारत की पहली तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता है क्योंकि हमारे पास ट्राइड है। हम जो न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। हम वही चंद एक 5 देशों में हैं जिसके अंदर ये काबिलियत और क्षमता है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी एज पर द सिप्री, मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भारत की गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ बोला। जो सिप्री के अनुसार ये बोला है कि जो हमारे न्यूक्लियर वार हेड हैं वो अलग रहते थे और डिलीवरी सिस्टम अलग था, मगर अब वो ऑपरेशन रेडी टू यूज के लिए लगा दिए गए। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें लग रहा है कि भाई ये थ्रेट बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट पूरे में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, ये थ्रेट बढ़ती जा रही है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को, जो हमारे एडवर्सरी, उनको पता है कि अगर वो गलती से भी गलती करके न्यूक्लियर हथियार भारत की तरफ छोड़ेंगे तो भारत जो है उसके ऊपर ट्राइड की मदद से उनको नष्ट कर देगा। अगर मैं पाकिस्तान का एक प्रकार से एग्जांपल दूं, पाकिस्तान को ये भली बात मालूम है कि अगर वो गलती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार डाल देंगे तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो इसमें कोई शक नहीं। मगर अब क्योंकि न्यूक्लियर हथियार रेडी टू यूज के लिए डिप्लॉय हैं, ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी खबर मिली होगी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे चीन है या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने हथियार न्यूक्लियर जो हैं वो जो बिल्कुल रेडी टू यूज लगा दिए। उसकी एक और वजह है, याद रखो जो बाकी देश हैं, आपके पास, मैं मेजर नदीम के पास भी जाऊंगी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र आपसे मेरा सर सवाल है। देखिए, भारत सरकार ने ऑफिशियली हाँ नहीं कहा,
लेकिन इनकार भी नहीं किया है। और जिस एजेंसी ने यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी ये रिपोर्ट है, वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा, हथियार नियंत्रण, परमाणु हथियारों पर रिसर्च करने वाली संस्थाओं में से एक है। और इनके पास सैन्य खर्च से लेकर हथियारों के व्यापार, परमाणु शस्त्रागार, युद्ध और सुरक्षा मामलों का अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद रहता है। जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट किया है, रेडी मोड में हमारे हथियार रहेंगे, हमारे परमाणु हथियार रहेंगे, भारत के इस न्यूक्लियर स्टांस में जो आप चेंज देख रहे हैं, क्या ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है? आप मान रहे हैं इस बात को सर? जय हिंद, नमस्कार मीनाक्षी जी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अपने दोनों पाकिस्तान के पैनलिस्ट को एश्योर कर दूं, घबराना नहीं है। जी बोलिए सर। हाँ, मत रखिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मानिए मेरी बात। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आपके साथ ही गड़बड़ हो रही है, आप आ रहे जा रहे हैं। ये बात हम कर क्या रहे हैं? नदीम भाई, मैंने अच्छाई के लिए आपको कहा है, बुराई के लिए थोड़ी ना। अब आती है बात जो असली बात है। मुझे एक बात बताइए, 9 आर्म्ड कंट्री है न्यूक्लियर वाली, 5 के जो वेपन सिस्टम्स हैं डिप्लॉयड। ठीक है, एक बात, उससे भी बढ़कर हमारी तो कोई पॉलिसी में चेंज आया ही नहीं है। वी आर स्टिल नो फर्स्ट यूज। हमारे सरकार की पॉलिसी आज भी सेम है। आप इस बात को और बढ़िया तरह से क्यों नहीं लेते? और स्पेशली ये बात मैं अपने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को समझाना चाहूंगा। मुझे बताइए, क्यों नहीं इंडिया एक और अहम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कहीं भी किसी भी हालत में कोई गलत चीज नहीं होगी? क्यों नहीं इसको लिया जा सकता कि हम भी उस स्टेबिलिटी में हैं, हमारे यहां भी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि अगर रेडी टू यूज वेपन सिस्टम अगर लगते हैं तो हम इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। इट डजंट मीन इट इज अगेंस्ट एनीबॉडी। मैं तो एक्चुअली बड़ा इंसल्टेड फील करूंगा कि अगर कोई पाकिस्तान में ये सोचे कि ये हम वेपन सिस्टम पाकिस्तान के खिलाफ है। जी नहीं, पाकिस्तान हमारा नंबर 1 एनिमी है ही नहीं। पहली बात, मैं बोलता हूं आप इसे लीजिए कि इस क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को आज हम आपको ग्राउंड पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको एज अ डेटरेंस ले रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं कि मुझे वो जो डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड सिस्टम है, अगर मैं एक जगह लगाकर डिप्लॉय कर भी रखता हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना। इसमें खराबी क्या है? इट इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में 1 इंच का भी कहीं कोई फर्क नहीं आया है। मेरी कंट्री आज भी बिल्कुल सीधे बोल रही है कि जनाब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दुनिया में कहीं पर इस्तेमाल के फेवर में नहीं। मैं तो यही कहूंगा। नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर रेडीनेस को लेकर जो पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अगर स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को हम जब देख रहे हैं और इसका विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं, तो मेजर नदीम, यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार परमाणु धमकी दी जाती थी कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास ये मिसाइल तैयार है, हमारे पास ये आइटम तैयार है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया था कि हम किसी की परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को आज वो जवाब मिल गया है। देखिए, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी जो कर्नल सूफिया ने कहा था कि जनाब द मैटर इज ओवर एंड वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन, नो एस्केलेशन। बट उसके बाद हमने कहा था कि नाउ वी वांट द एस्केलेशन और वी रिटेलिएट एंड वी रिटेलिएटेड। ठीक है, और हमने आपके एवरी नूक एंड कॉर्नर को अपने वेक्टर से हिट किया। ठीक है, और जहां तक ताल्लुक है परमाणु बम, तो आपके पास अगर 190 है तो 170 सिपरी कह रहा है। वैसे तो मैं अभी नहीं बताना चाहता, सिपरी आपका जो कह रहा है कि 190 इंडिया के पास है तो 170 पाकिस्तान के पास। तो मेरा ख्याल है कि 170 ये जो पूरी आपकी सिविलाइजेशन है, सुन लेना आप सर, मैं आपके साथ हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। हम भी नहीं चाहते कि कभी भी इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल हो, ये इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन हमारे जो परमाणु हैं वो फर्स्ट यूज के लिए नंबर 1, और वो इंडिया के यूज के लिए, अगेंस्ट इंडिया यूज करने के लिए है। वो इसलिए डेटरेंस है कि अगर अरे भाई, पर ऐसा डेटरेंस आए, तुम पर हाथ रखो।
अरे नदीम, दिल पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तो क्या फर्स्ट यूज का मतलब पीसफुल है? आप ही बता दीजिए। इट इज पीसफुल। क्या इट इज पीसफुल? हाउ कैन दैट बी पीसफुल? हाउ कैन मैं जवाब देने देना सर। अरे आप जवाब देने देंगे तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप खुद बोलेंगे। आप खुद बोलेंगे। देखिए, कहाँ है? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनजर, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा फर्स्ट यूज का मतलब पीसफुल कैसे हो सकता है, मुझे समझा दे। देखिए, जब भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है ना सर, स्वेयर टू समझे, ठीक है? जब भी आप पर बका की जंग है, तो बका की जंग के अंदर आप जवाब देते हैं, ठीक है? बका की जंग में आप जवाब देते हैं, और जवाब फिर आपको टिट फॉर टैट देना होता है। देखें, हमारी सिविलाइजेशन तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये वैसे पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन बात फैली हुई कर है। रहा हूँ। आपको अपने यहाँ बैठे आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है मेजर नदीम, आपको अपने यहाँ पर बैठे हुए आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, और आप यहाँ पर भारत, जिसने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अपनी अचीवमेंट्स को, और 1948-47 के बाद का सफर आप देख लीजिए, भारत का सफर क्या है और पाकिस्तान का सफर क्या है, हर पैमाने पर देख लीजिए, और वहां पर आप ये कह रहे हैं कि आपको वहां बैठे आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, भारत से है। कैसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कैसे पीसफुल है, पहले ये तो समझाइए। मैं इसी का जवाब देता हूं। $96 बिलियन का बजट है आपका, इंडिया का। पाकिस्तान का सिर्फ $8 बिलियन का बजट है। एंड सी द रिस्पॉन्स, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह से इंडिया को दिया है। इंडिया इस वक्त दुनिया में सिपरी के मुताबिक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा इस वक्त दूसरे नंबर पे है, ठीक है? अदर देन यूक्रेन तो जंग हो रही है। तो आप अंदाजा करें, ये आपका मेजर नदीम, बेसिक्स बिगड़े हुए हैं आपके, बेसिक्स बिगड़े हुए हैं, बेसिक्स ही बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान का भूभाग कितना है, भारत का भूभाग कितना है, आबादी कितनी है, आप बजट की बात कर रहे हैं, कोई तुलना हो सकती है इन दो बातों की? जवाब दे रहा हूं। ये तो तर्क है, तुलना हो सकती है क्या इन दो बातों की? ठीक है, कर्नल शैलेंद्र आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आरजू काजमी के पास जाऊंगी। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र। मिसगाइड मत करो। कर्नल शैलेंद्र, मैं सिर्फ नदीम भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोगों को मिसगाइड मत करो। ये जो फिगर्स आप बोल रहे हो, मेरी कंट्री 2% करती है स्पेंड, आप 18% करते हो। आप बता दीजिए कौन ज्यादा कर रहा है? ये क्वांटिटीज की बात मत करो। ये जो हमारी बहन है एंकर है, इसने ये सिपरी की रिपोर्ट पढ़ी होगी। आप सिपरी की रिपोर्ट पढ़े 2026 की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। आप उसको पढ़े, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मेरी बात छोड़ दे, मेरी बात पढ़ लो ना, ये भी तो पढ़ लो कि आई एम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्यों नहीं पढ़ रहे साथ में? मानता हूं। अरे मेरी जरूरतें ज्यादा है, मेरी इकोनॉमी ज्यादा है, मेरी लोग ज्यादा है, और मेरे पास ऑपरेशन सिंदूर में तीन कंट्री से लड़ने की मेरे ऊपर धमकी है। आप अकेले लड़ने की बात करते हो, मैं तो आप जैसे तीन की बात कर रहा हूँ। मुझे तो चीन को भी देखना है, मुझे तुर्की को भी देखना है, लेकिन आपने ठीक है, इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि परमाणु धमकियां अब नहीं चलेंगी। लेकिन ठीक है, आरजू काजमी, इस खबर के, इस रिपोर्ट के आपके लिए क्या मायने हैं? आरजू काजमी, देखें, इस तरह की न्यूज़ तो आती रहती हैं भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान साइड से भी इसी किस्म की बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब से ज़रूर कहूँगी कि वो, मैंने जो बात कहनी थी वो कर्नल साहब पहले ही कह गए कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि ये घबराहट ही है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटी कंट्री है, और ना तो हमारा बजट इतना है और ना ही हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि हम भारत का मुकाबला कर सकें। और आप लोगों ने अगर तमाम जो कह लीजिए मिसाइल्स और सबका रुख अगर पाकिस्तान की तरफ करके आप ये कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान तो हमारा टारगेट है ही नहीं, हम तो चाइना के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई आपके तो गलती से भी जो मिसाइल चलते हैं वो पाकिस्तान आते हैं, चाइना कभी नहीं गए। तो इस वजह से भी ऐसा लगता है। साथ ही साथ कभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम चाइना को घुस के मारेंगे, जब भी कहा घुस के मारेंगे पाकिस्तान की ही बात हुई है। नहीं तो चाइना ने हमारी धरती पर आतंकवादी हमला नहीं किया ना, चाइना ने, लेकिन पहलगाम अटैक चाइना ने अंजाम नहीं दिया ना, कारगिल अटैक चाइना ने अंजाम नहीं दिया ना, आतंकवादी हमले, मुंबई अटैक्स चाइना ने नहीं किए थे ना हमारे देश पर।
वही तो मैं कह रही हूँ, तो फिर खुल के कहिए ना कि पाकिस्तान के लिए सब कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग करते हैं, दूसरी तरफ कहते नहीं हम तो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। तो जाहिर है पाकिस्तान का जो बजट है, चाहे वो डिफेंस बजट हो या कुछ भी हो, आपसे तो हमारा कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या ना हमारी इकोनॉमी इतनी है और ना ही हमारे लोग। इस वाक्य को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी। मेजर जनरल सिवाज, आप इस पर जरूर अपनी टिप्पणी करिए सर। क्या ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन भारत की बढ़ती न्यूक्लियर रेडीनेस, चीन के लिहाज से भी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेदनशील है? हाँ बिल्कुल, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा टाइम देखो। पहली बात तो यह है, भारत एक ट्राइड देश भी है। भारत, मैंने जैसे बताया, न्यूक्लियर हथियार आसमान, जमीन और समुद्र के नीचे से मार सकता है। ये 5 ही देश हैं। तो ये इनको क्लियर वार्निंग है, चाहे वो पाकिस्तान है या चीन है। मगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा फर्क अलग है। उसका फर्क इसलिए है कि डिस्टेंस बहुत कम है। अगर कोई न्यूक्लियर हथियार आपके ऊपर छोड़ा जाएगा तो जब से पहले आप रिएक्ट करोगे तब तक वो हथियार आपके गिर सकता है। और इसको रख के मुझे लगता है जो थ्रेट परसेप्शन किया है, जो सिपरी बोल रहा है कि हमने थ्रेट परसेप्शन किया, मुझे लगता है वो थ्रेट परसेप्शन हो सकता है दोनों तरफ से, पाकिस्तान और चीन से। इसलिए हमने रेडी टू यूज, रेडी टू डिप्लॉय वाले जो वेपन लगाए हैं। आप जो बात आती, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डिफेंस बजट कम है। मैं 4-5 चीजें बताऊंगा इसके ऊपर। भारत का और पाकिस्तान का मुकाबला करो। पाकिस्तान 1/8 है साइज में और 1/7 था पॉपुलेशन में, और उनकी इकोनॉमिक हमारे से 3% है, मगर उनकी जो फौज है वो 72% है। इतना छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फौज है पाकिस्तान की वो ये कहती रहती है कि अगर हम फौज ताकतवर नहीं होगी तो भारत हमला कर देगा। तो ये इसलिए, और ये बोल रहे हैं ना कि हम तो $9 बिलियन इस्तेमाल करते हैं, आपका $80 बिलियन से ज्यादा है। हाँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका हर रोज हर साल बजट 15 से 20% बढ़ रहा है, और इनका बजट क्या है पता नहीं चलता। ना इनका पेंशन, ना इनके पे उसमें शामिल है। हथियार जो इनको लेते हैं चाइना वगैरह, वो भी नहीं दिखाई जाते। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बताऊं कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास, अब सुन ले सर, कम से कम झूठ ना बोले। यू आर अ जनरल। ठीक है, फिर आती हूं। मेजर नदीम, आपके पास लेट हिम कंप्लीट। मैं आपको सिपरी की रिपोर्ट पढ़े, सिपरी की। आप सिपरी की रिपोर्ट पढ़ लें, छोड़े। आप सुन ले। अब देखो, डोंट इंटरफेयर, आई डोंट इंटरफेयर इन एनीवन। ठीक है, एक-एक करके कंप्लीट कर लें पहले। प्लीज फॉलो द, आपको पूरा समय दूंगी उसके बाद। देखो, एक बात है, ये समझनी पड़ेगी हमने क्यों डिप्लॉय किए हैं। अगर सिपरी के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट, उसका मतलब ये कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन है। उनको लगता है कि भाई अभी तक हमने कभी डिप्लॉय नहीं किए थे, क्योंकि हमें तो डरने की बात नहीं है। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर हमारे पास टेरिटोरियल डिफरेंस है। और हम ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डिफरेंस। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। न्यूक्लियर हथियार जिसने भी इस्तेमाल किए हैं एक ही बार हुए। अमेरिका ने 1945 में बहुत किया, मगर वो डिप्लॉयड मैं ये कहता हूँ कि ये क्यों डिप्लॉयड किए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने तो डिप्लॉय कर रखे, हम क्यों ये नहीं सोच रहे? 5 ही, अगर ये 9 कंट्रीज हैं जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो कौन सी 2 कंट्री हैं जिसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है? भारत एक अकेला देश है जो नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज नहीं है। इन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रखे हैं। तो भारत अगर न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करता है रेडी टू यूज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भारत का मिनिमम डेटरेंस से रेडी डेटरेंस की तरफ बढ़ना, और वो भी अभी पूरा जो ग्लोबल सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो, जहां पर वॉर्स हम देख रहे हैं बीते 4 से 5 सालों से, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, और उसके बाद जो परिस्थितियां अभी ईरान अमेरिका इजराइल के बीच बनी हुई हैं, उन सब के बीच जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं, वहां पर भारत ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। और हम तो वही धरते ना। 1 साल पहले अभी पहलगाम अटैक हुआ, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत किसी भी तरह का परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा, नहीं टॉलरेट करेगा। और मेजर नदीम, यही मैसेज लाउड एंड क्लियर है इस पॉलिसी शिफ्ट में, लाउड एंड क्लियर। देखिए, ये सारी जिंगुइस्टिक स्टेटमेंट्स हैं और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं। इट इज नो मोर अ स्टेटमेंट सर, इट्स अ रिपोर्ट। ये इनको समझते हैं। देखें, ये बारबेरिक, और मैं समझता हूं कि क्रिमिनल एम्बिशंस, मिलिट्री एम्बिशंस हैं इनके, इंडिया के, जिसको ये ऑपरेशन करना। पाकिस्तान के अजाइम पाकिस्तान के साथ कहते हैं कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम वो देश है जो ये कहते हैं कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु हथियार को, और आप कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल एस्पिरेशन है। जी, दुनिया हंसेगी इस बयान को सुनकर। नहीं, हम वो देश हैं जो पहले इस्तेमाल करेंगे
और पहले आपको सफायती से मिटाएंगे, उसके बाद आपका इंतजार करेंगे। ये याद रखिए, हमारे सारे वेपन्स, स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात कर रहा हूं, सब समझते हैं, ट्राइडेंट भी समझते हैं, वो सब ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम के पास भी ट्राइडेंट है। पाकिस्तान की आवाम जिसके पास, जिसके थाली में खाना नहीं है आज की तारीख में, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है भविष्य की, एक बात सुनो नदीम, आप उस देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए सेना में सर्व करने के बाद आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि हम पहले आक्रमण कर देंगे। आप तो टीवी चैनल पर बैठकर जो है हमले की बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम अगर चलाएंगे। उसकी वजह सिस्टर ये है कि हम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल किए, लेकिन जहां हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, हम भी इसका मतलब आप आरजू काज़मी, मेजर नदीम ने अभी लाइव टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये बात कही है कि हम पहला आक्रमण कर देंगे, परमाणु हमला कर देंगे और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अब आप बताइए, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस बात को, उनके सामने ये उनका स्टेटमेंट है। बहुत अच्छी बात है। ये कहना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे वेपन ऑफ डेटरेंस। इसका इस्तेमाल करना पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मेजर सिवा चाहूंगी आपके पास एक बार आरजू अपनी बात कंप्लीट कर ले। हाँ आरजू जी, बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल मेजर साहब की इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल इस प्रायोरिटी क्या है पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त अपने मुल्क के अंदर देखना चाहिए। कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, यहाँ पर बैंड बजी हुई है और ये बात कर रहे हैं कि जी हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और मुझे नहीं लगता कि मेजर नदीम को इस तरह की बात करनी चाहिए। मेजर नदीम, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए सर। ओके सर, वी विल नेवर अटैक इंडिया, वी विल नॉट अटैक इंडिया, और ना ही हमारी एम्बिशंस है। वी आर, आवर पोस्चर इज डिफेंसिव, आवर स्ट्रेटजी, पॉलिसी, टैक्टिकल टैक्टिक्स इज डिफेंसिव। कर्नल साहब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जहां हम वी कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया, इसलिए हमारे वेपन्स ऑपरेशनल हैं, डिप्लॉयड हैं, रेडी टू फायर विद इन सेकंड्स। मेरा ख्याल है कि इट विल टेक हार्डली 3 मिनट्स कि हम उसको बिल्कुल रेडी करेंगे। एक बात जो थोड़ी अजीब लग रही है ना, वो ये आप कह रहे हैं वी कैन नेवर ट्रस्ट इंडिया, लेकिन जब मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सेना वहां पर सरकार को ट्रस्ट नहीं कर पाती, सरकार सेना को ट्रस्ट नहीं कर पाती, जो पाकिस्तान की आवाम है वो वहां की सेना और सरकार दोनों को ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट हर पहलू पर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के भीतर, जरा अपना कुनबा जोड़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र, मैं इस बातचीत को थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाना चाहती हूँ सर। जो इस ग्लोबल सिनेरियो की मैंने बात की, वर्ल्ड में जो परिस्थितियां, दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही है युद्ध के मद्देनजर, ये जो पॉलिसी शिफ्ट 1998 के बाद, अगर इस रिपोर्ट को सही मान लें अब कि यही होने वाला है, यही हो रहा है, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि दक्षिण एशिया में एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है? आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, वो कह रहे हैं हम तो पहले अटैक कर देंगे। ये टेम्परामेंट है सर। कैसे जिम्मेदार माना जाए कि आप परमाणु हथियारों को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं? कैसे आपकी नियत पर यकीन किया जाए? वो देखिए मैं नदीम को जरा अच्छे से जानता हूं। वो गरम खून बोल जाए वो एक अलग बात है। नदीम एक काम करो, एक तो पहले पानी पियो और बीपी की गोली खाओ। आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है बीपी बढ़ाने की। मैं आपको बीपी का पता नहीं है। 80, 130, ज्यादा जोश में न्यूक्लियर के गले मत लगो, हार्ट अटैक हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ नदीम, सच बताना 2210 ठीक है सर, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बेकाबू हैं। आरोप यह है कि यहां पर एक प्रदर्शनकारी की शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इलाके में आज बंद का ऐलान किया गया है और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद, हालांकि हालात वहां पर अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको घटनास्थल से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना ने शोक सभा के लिए जुटे लोगों पर फायरिंग कर दी। कई प्रदर्शनकारी लापता हैं जिन्हें पाक सेना द्वारा अगवा कर लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार या सेना की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। मेजर नदीम, लगातार ये विजुअल स्क्रीन पर चल रहे हैं, क्या हो रहा है सर, बताइए अब इन तस्वीरों में। देखिए, ये JK गवर्नमेंट है, वहां पर आजाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, वो डील कर रही है।
आप लोग जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, दे हैव नथिंग टू डू इन दैट मैटर। वहां अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट है, वहां का प्रेसिडेंट है, वहां का प्राइम मिनिस्टर है, दे आर दी पीपल दोज हु आर डीलिंग। बिल्कुल सही है, मैं समझता हूं कि ये डिप्लोमेट, ये इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। ये फायरिंग कौन कर रहा है? ये 30 लोग जो 30 निहत्थे लोग मारे गए हैं, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये उन मिलिटेंट्स के ऊपर फायर कर रहे हैं जो लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। ये मिलिटेंट्स हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ये सारे मिलिटेंट्स हैं। ये हजारों लोग जो इकट्ठे हो रखे हैं ये मिलिटेंट्स हैं। नहीं, ये नहीं, नदीम भाई, ये नहीं है। नदीम भाई, शाम को इनके अंदर नहीं इनके साथ है, शाम की नमाज में अंदर मौजूद, शाम की नमाज में आपने अल्लाह को फेस करना है। ये हजारों लोग जो खड़े हैं ये आपको टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इनके अंदर शामिल है सर, इनके अंदर शामिल है। मेजर नदीम, मेरी बात सुनिए सर। पिक्चर गलत है। ग्राउंड से जो खबर आ रही है, एक सेकंड, ग्राउंड से जो खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी में जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे 30 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई अटैक करेगा, मिलिट्री फौजी के ऊपर कोई अटैक करेगा, वी विल नॉट स्पेयर हिम। ये चाहे इंडिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएसए हो, चाहे टेररिस्ट हो। ठीक है, आरजू काज़मी, ये तो कंप्लीट डिनायल मोड है। जो परिस्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, 30 लोगों की मौत हो जाती है और इन 30 लोगों की मौत पे कोई अफसोस नहीं है यहाँ पर। वहां पे पुलिस है और गवर्नमेंट है जो डील कर रही है प्रोटेस्टर के अंदर मिलिट्री। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लग यही रहा है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बात आगे चली गई है। मेरे पास कई वीडियोस आई हैं जो कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं मुझे, कुछ ने लंदन से, कुछ ने पाकिस्तान से, और उसमें वो यही बता रहे हैं कि रात के वक्त भी जो है लाइट्स ऑफ करके और जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की गई है। बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। और उसके बाद यही लोग जिन्हें हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, तो कश्मीर हमारी शहरग ऐसे कि अब हम उनको गद्दार भी बता रहे हैं और हम उनको टेररिस्ट भी बोल रहे हैं, मिलिटेंट्स का नाम दे रहे हैं उन्हीं लोगों को जिनकी वो जमीन है। वहां जाकर उनके ऊपर इस तरह से फायरिंग करना बिल्कुल गलत है और पाकिस्तान स्टेट ये गलती कर रही है और यही गलती इन्होंने वहां बलूचिस्तान में भी की थी। डबल स्टैंड देखिए यहाँ पर मेजर जनरल सिवाज, एक तरफ यहीं बैठकर मेजर नदीम कह रहे हैं कि वहां पर जो है लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वहां सब अपने हिसाब से होता है, और जब 30 लोग पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में मारे जाते हैं तो बता देते हैं कि ये तो मिलिटेंट हैं, हम पर हमला करेंगे तो हम भी इनको उल्टा गोली मारेंगे। अफसोस कहीं पर नहीं है, पीओके क्या कंट्रोल से बाहर जा रहा है अब पाकिस्तान के? बिल्कुल जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं। आप देखें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददनियाल, कोटली, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे है। चक्का जाम और शटर डाउन तो पहले ही कर रखा था, अब लोग कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है और यही कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान को हरदम सेकंड क्लास सिटीजन समझा। आज वो लोग जाग गए हैं, वो कहते हैं भारत का जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ निकल गया और हम कहाँ से कहाँ रह गए। आज उनके ऊपर आप देखें टैक्सी सबसे ज़्यादा है, बिजली का रेट उनसे ज़्यादा, मंगला डैम में बिजली बनती है, पहले पंजाब जाती फिर आती, जो इनकी मेन नदी है नीलम नदी जो सोर्स ऑफ वाटर है उसका मुंह मोड़ के इनको पंजाब में कर दिया। तो सच्चाई यह है कि आज पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में तूफान मच गया है। ये आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम मर मिट जाएंगे मगर हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। ये सच्चाई है, इसको अगर आप नहीं परखेंगे ये लोग क्यों आए हुए सड़कों पे अगर प्रॉब्लम नहीं थी। और यही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढा रही है और बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, मगर पाकिस्तान का मीडिया इसको छुपा रहा है। अगर आप देखें कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वहां लोग सड़कों पे हैं इसके आगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, वो भारत का हिस्सा है और मुझे लगता है उनको दे देना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और आतंकवाद, ये बड़े पॉइंटर्स हैं। राजनीतिक रूप से जो अस्थिरता है, सेना जो वहां पर सरकार चला रही है और देश में जो गृह युद्ध वाले हालात बने हुए हैं, मेजर नदीम, इसे कैसे संभालेंगे आप बात करते हैं भारत का मुकाबला करने की। देखिए जाट ने 38 डिमांड्स रखी थी, उनके 31 कोर कमेटी ने 38 डिमांड में से 35 हमने मैच की, उनमें से उनको हमने रिलीफ दिया। उनको पास आटा जो दे रहे हैं यानी व्हीट फ्लोर वो उनको दे रहे हैं 3100 रुपए पर 40 kg था, अब हम 2000 रुपीज
पर 40 kg दरें पर मंथ। इसी तरह से जो यूटिलिटी बिजली के थे, बिजली के रेट अभी इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर में AJK के अंदर इस वक्त 3 से 6 रुपए पर किलोवाट आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। हम उनको सब्सिडाइज रेट पे दिया है। 23 बिलियन रुपीस की उनको इमीडिएट रिलीफ दिया है। 35 डिमांड मान ली है। उनकी डिमांड थी कि जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं 15 लाख, उनकी जो 12 सीटें हैं वो आप एबॉलिश करें, उन्होंने कहा। और हाँ, एक डिमांड उनकी और भी जेन्युइन थी कि एलीट क्लास की ये जो अयाशियां होती हैं, या आप इनको फैसिलिटीज कह लें, जो अनड्यू फैसिलिटीज है वो खत्म करें, वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन 12 सीटें खत्म नहीं हो सकती जब तक कि AJK लेजिस्लेटिव असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से लॉ पास ना करे। तो उन्होंने कहा आए आप असेंबली में आए और लॉ पास करें। आप अगर उनको चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आप देखिए 23 में बनी थी 2023। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर 2 महीने बाद ये प्रोटेस्ट करते हैं। 2023 से 2022 के अंदर झगड़े शुरू हुए, 2023 में ये बनी, 31 रुकनी कोर कमेटी बनी। आप देखें हर 2 महीने बाद ये खड़े हो जाते हैं। निजाम उन्हें पसंद नहीं है, आपकी रहबरी उन्हें पसंद नहीं है, और इसके लिए जब लोग सड़कों पर, हम तो इतने सारे विजुअल्स देख रहे हैं सर वहां से जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट के, उन सब के बीच अगर 30 लोग गोलीबारी में मर जाते हैं तो ये तो दमन है, ये दमन है। अगर गोलीबारी में 30 लोगों को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये नरसंहार है। फायरिंग में अगर 30 लोग मर जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनमें से पता नहीं कौन कितनी स्थिति में होंगे। ठीक है, कर्नल कर्नल ये कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? नदीम मेरे भाई, छोटी सी बात दिखा रहे हैं। पहली बात, नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड सिर्फ। नदीम भाई, आपने बोला 35 डिमांड थी, 30 मान ली। मैं कह रहा हूं एक डिमांड मान लो, दुनिया की, इंसानियत की। ये लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करना कौन सी आपकी जायज बात है? अच्छा, आपने बोला आपने काफी सारी सब्सिडी दी है POJK में बिजली के ऊपर। अरे भाई मेरे, बिजली आने तो दो, वहां तो बिजली ही नहीं आ रही। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, आप सब्सिडी का पैसा भी खा रहे हो। मतलब ये बढ़िया बात है कि सब्सिडी दे दी, लेकिन बिजली नहीं आई वहां की बिजली। अरे जनाब, ये मेरा नहीं कहना है, ये आपके न्यूज़पेपर का कहना है। और आखिरी बात, एक छोटी सी बात, क्योंकि आरजू हमारे कंट्री में भी काफी पॉपुलर है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। सब बड़ी बात जो ये आती है कि एज फार एज वी आर कंसर्न, बड़े सीधे सीधे बता रहा हूं मैं आपको कि आरजू साहिबा अपने मोबाइल में से वो POJK वाली वीडियोस को इरेज कर दो, क्योंकि इनके हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं। और अगर वो आपसे बात करेंगे तो अब आप टेररिज्म में आ जाएंगी, और ISI तो ढूंढ रही है आपको। इसलिए कृपया कर अपने आप को बचाइए। ये ISI और पाकिस्तान आर्मी किसी की अपनी नहीं है, ये मेरा नहीं कहना है। आप जो बात कर रहे हैं ना फायरिंग, कि चलिए जी फायरिंग, मुझे बता दो इमरान खान प्रोटेस्ट में आपकी आर्मी ने क्यों फायरिंग करी? आपने वहां पर जो औरतों के ऊपर बर्बरता करी वो कैसे हो गई? POJK तो आपने अपने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि जनाब ये हमारा पार्ट नहीं है। ये तो आप ही के सॉलिसिटर जनरल का कहना है ना कि जी वहां पर हमारा कानून लागू नहीं होता। जब लागू नहीं होता तो भाई साहब उस कंट्री को जी लेने दो। ठीक है आरजू काज़मी, ऐसा कहाँ होता है कि सेना गोलीबारी में सड़क पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोलियां बरसा दे, 30 लोग मर जाएं ऑन स्पॉट? जनरल डायर ने किया था ब्रिटिश काल में पंजाब में। आज मुनीर साहब की सेना वो करती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। बिल्कुल, ये यहाँ पर यही गलती कर रहे हैं, और यही गलती इन्होंने कुछ साल पहले भी की थी। 2-2.5 साल पहले भी यही कुछ हो रहा था। और जम्मू कश्मीर या ये जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर जो रेंजर्स थे और पुलिस वाले थे, उनको उठा के ये लोग बाहर फेंक रहे थे। कम से कम इनको मैं इतनी दाद तो दूंगी कि बाकी पाकिस्तानियों के मुकाबले में ये लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो 12 सीट्स का कहा जा रहा है उसके ऊपर क्यों काम नहीं किया जा रहा? उसको फौरन उनको सीट्स को कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पर तो इसी तरीके से चलता चला रहा है। करिए। हाँ ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी थी तो इस लिहाज से मैं इस डिबेट को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर
वाराणसी से बता दें जहां पर बड़े एक्शन की खबर सामने आई है। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में तेजी आ गई है। आज सुबह ही पीडब्ल्यूडी ने इलाके में पोकलैंड मशीन से जर्जर मकानों का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ध्वस्तीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने लाउडस्पीकर की मदद से पहचान किए गए भवनों को तुरंत खाली करने की अपील की। विभाग के मुताबिक आज और कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि इन सभी भवनों की नापी कराकर लाल निशान पहले ही लगाया जा चुका है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के तहत भवनों का ध्वस्तीकरण का अभियान लगातार जारी है। देखिए इस समय पोकलैंड जो है मकान का ध्वस्तीकरण कर रहा है, मकान को तोड़ रहा है। ये विशाल पोकलैंड जो है लगा हुआ है और इस समय मकान को तोड़ रहा है। कुल 130 अभी तक तोड़े जा चुके हैं या करीब तोड़े जा रहे हैं और 2 दिन बाद फिर 40 मकानों को तोड़ा जाना है। कुल 181 मकानों को तोड़ा जाना है। देखिए ये पोकलैंड इसमें लाया गया है क्योंकि इसी महीने पूरे 181 मकानों को तोड़े जाना है, अभियान को पूरा करना है। इसलिए पोकलैंड लगा दिया गया है कि जल्दी से जल्दी काम हो और भवनों को तोड़ा जाए। लगातार ये पोकलैंड अपने विशाल लोहे मकान को तोड़ रहा है और कुछ ही घंटों में पूरा तोड़ के ध्वस्त कर देगा। कुल मिला के ये दाल मंडी की जो गली है इसको 17.5 मीटर चौड़ी करना है, जिससे यहाँ पर 4 व्हीलर वाहन और बस भी जा सके और पर्यटक आसानी से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँच सके। दरअसल ये योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इसको ये 700 मीटर लंबी दाल मंडी की गली को 17.5 मीटर चौड़ी करना है। इसी अभियान यहाँ पर 4 से ज़्यादा बुलडोजर, अब इसमें पोकलैंड की भी एंट्री हो गई है। पोकलैंड जो है लगातार लगा हुआ है और तोड़ रहा है। देख सकते हैं एक पोकलैंड के जो पंजे हैं, लोहे के पंजे, इससे मकानों को तोड़ा जाना है क्योंकि इसी महीने इस अभियान को पूरा करना है और सारे भवनों का ध्वस्तीकरण जो है पूरा हो जाएगा। इसलिए बहुत तेज़ी से तत्परता दिखाते हुए प्रशासन मकानों को तोड़ रहा है। 4 से अधिक बुलडोजर और पोकलैंड सब लग गए हैं और ये लगातार तोड़ा जा रहा है। आसपास फैले हुए मलबे और बाहर लगातार फैले जा रहा है मलबे, इस बात की कहानी को कह रहे हैं कि किस तरह ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। तो देखिए यहाँ भी मलबा गिर रहा है, काफ़ी खतरनाक साबित भी हो सकता है आगे जाना, इसलिए हम लोग आगे न जाके इस गली के मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ आगे पोकलैंड लगा हुआ है, विशाल टीले पर तो पोकलैंड को चढ़ाया गया है और उसके बाद लगातार पोकलैंड जो है अनवरत सुबह से लगा हुआ है और तोड़ा जा रहा है। तो जल्द ही ये अभियान पूरा हो जाएगा, इसी महीने अभियान ये पूरा हो जाएगा। लगातार फिलहाल दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का अभियान जारी है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। चलिए इसी के साथ वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।